तो आज हम कुछ और आगे की बातों को जानेंगे। पिछले हमें डिस्ट्रक्टिव डिजीज के बारे में भी जानना था कि मारक रोगों में हम इसका इस्तेमाल कैसे करें। तो उसके पहले हम कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट टिप्स और जान लेते हैं, है ना। उपवास की जब अवधि होती है, जब हम इसका प्रयोग करते हैं उपवास का, तो हमें क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए वो आप देख लें। तो तापमान का ध्यान, अपने शरीर के तापमान का ध्यान को रखते हुए हम वस्त्रों को धारण करेंगे, ठीक है। सूर्य स्नान करते समय त्वचा की क्रियाशीलता हमारी बढ़ती है, तो इसलिए कम से कम वस्त्र पहन, ये सब उपवास के दौरान की बातें हैं। अहिंसक एनीमे का प्रयोग करना, दवाई के सेवन से वर्जित रहना है, और प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत ही है रोशनी को अंदर लाओ और क्या अंधेरे को बाहर भगाओ, अंधेरे को बाहर भगाओ। उसके बाद है फिर स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए तथा रोग निवारण के लिए आकाश तत्व उपवास चिकित्सा अन्य सभी तत्वों की अपेक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उपवास के समय में हमारी मानसिक स्थिति, इसके बारे में भी कुछ मोटे मोटे टिप्स हैं, फिर मैं खुद बोलूंगी अभी। शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के अतिरिक्त उपवास का मानसिक संयम के लिए भी बड़ा महत्व है। यह शरीर से मल निष्कासन का एक उत्तम साधन है। क्या चीज? उपवास। मानसिक स्वास्थ्य अगर ठीक है तभी ये निकलेगा। पाचक अंगों के रोगों तथा आंतों के विश्राम देने के लिए भी उपवास करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ठीक ढंग से किए गए उपवास से हमारे जोड़ों का दर्द, हड्डियों का टेढ़ा होना, नस नाड़ियों में सफलता मिलती है। स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति केवल उपचारों पर निर्भर नहीं है, अपितु रोगी के मनोभावना पर भी निर्भर है। ठीक है, ये इतनी बात हो गई। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें एक वेल विशर की जरूरत है। दूसरी बात, रोगी के निमित्त ये बात है, जिसको कि रोग हुआ है, उसको ये बताना होगा, देखो तुम्हारा हाजमा कुछ कमजोर है, अभी दूध दही दलिया दाल रोटी वगैरह नहीं खा सकते हो, है ना, ये तुम्हें पचेगा नहीं, है ना। तो क्योंकि रोग की स्थिति ऐसी बनी हुई है, अगर इसको थोड़ा सा, हाजमा ही तो बहुत बिगड़ा हुआ है, तो इसलिए हाजमे को थोड़ा रेस्ट देकर अपने अंदर के रोगों के निवारण में अपने मददगार बनो। जब रोगी इन दोनों बातों की अपनी अनुभूति पा लेगा, उसको ये समझ में, इसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, जब वो समझ जाएगा, अच्छा मेरे को ऐसा फूड लेना है ना, उसको बताना होगा कि आप थोड़ा तो रसाहार ले लें, नारियल पानी ले लें, फलों का जूस ले लें, कच्चे सब्जियों का रस ले लें, दिन में 3-4 बार इस तरीके से अगर लोगे तो तुम्हारे अंदर की जो हाजमा है वो कमजोर हुआ है वो थोड़ा सा ठीक होगा। जब वो ठीक होगा तो वो जो शक्ति खाना पचाने में लग रही थी, जिसकी वजह से अपच बन रहा था, तो वो सारी शक्तियां फिर आपकी वहां रोग निवारक शक्ति वहां काम करेगी और काम बनेगा। तो ये दो मुख्य बातों का होना बहुत जरूरी है। अगर ये दो बातें हैं तो फिर आगे के प्रोग्राम में बढ़ने में रोगी को मदद, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन का काम नहीं है। मारक रोग में शक्ति न के बराबर होती है, तो इसलिए ज्यादातर बिस्तर पे भी पड़े रहना पड़ता है, तो मन स्थिति बहुत गिरती है। तो मन का मोटिवेशन, मन को संभाल के रखना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद आप प्रोग्राम उसको बता दें और स्टार्ट करें। प्रोग्राम क्या होगा? प्रोग्राम में आप सुबह उसको बताएंगे नारियल पानी ले लो, है ना, जो भी बताया, थोड़े से अपने ठीक से प्राणायाम हल्के से कर लो, जितना कर सकते हो, और पट्टी पेट की लगा लो 2 बार अगर हो सके तो एनिमा, इसमें सपोर्ट करना पड़ेगा उसका, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। हो सकता है वो उठ भी ना पाए, लेकिन जितना अधिक वेलविशर होगा घर में, कोई आप कहीं वैसे भी जब हॉस्पिटल ले जाते हैं तब भी तो बहुत मेहनत और सपोर्ट देनी पड़ती है, तो वो अगर उसको मिलेगा तो उसको ये लगेगा हाँ मेरे लिए कुछ किया जा रहा है। 3-4 बार आप उसको जूस निकाल कर दे दें, थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी दूसरे को, जब देंगे तो उसको ये लगेगा हाँ कुछ हो रहा है। तो जब इस तरीके के प्रोग्राम वो करेगा, कुछ खुली हवा का सेवन भी करेगा, हल्के प्राणायाम भी करेगा, गीली पट्टी के प्रयोग, वो सब तो वैसे ही करने हैं। केवल भोजन की मात्रा इतनी घटानी पड़ेगी जिसकी वजह से बड़ी परेशानी आती है, क्योंकि आमतौर से हम भोजन लेते रहते हैं और भी उपचार करते रहते हैं और रोग भी उसी में ठीक ठाक, जैसे भी वही हमने हमेशा से सीखा है। तो अब तो इससे हटके हमें काम करना होगा ना, तो इसलिए क्या करना है, उसको ये चीजें बतानी है। तो धीरे धीरे 4-6 हफ्ते में, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन की बात, ये मारक रोग की बात मैं कर रही हूँ, 4-6 हफ्ते में क्या बनेगा कि धीरे धीरे उसका जो ये मारक रूप, कुछ अंदर शक्ति जागेगी, अंदरूनी सफाई कुछ बनेगी, कुछ ताकत दिखेगी, तो वो मंद रोग में कन्वर्ट हो जाएगा।
वो मारक रोग अब मंद रोग में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही मंद रोग में कन्वर्ट होगा तो उस समय आपको क्या करना है, वो मंद रोग वाले सारे प्रोग्राम करने हैं। उस समय थोड़ी सी ताकत दिखाई देगी, जब ताकत दिखाई देगी तो फिर क्या है, आप थोड़ा चल सकते हैं, अपने आप टहल सकते हैं, कुछ घर के अपने हल्के फुल्के काम काज भी कर सकते हैं, तो अंदर से एक उत्साह जागेगा, हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ। तो सबसे पहले जो ये टेंडेंसी मारक रोग में आ जाती, विल टू डाई, कि अब तो हम बचेंगे नहीं, वो निकालना है। वो निकल गया, फिर प्रोग्राम उनको देना है। प्रोग्राम जब करेंगे वो, उसके बाद वो यू टर्न लेकर मंद रोग में आएंगे तो प्रोग्राम की थोड़ी सी सिचुएशन बदलेगी। फिर उस समय कुछ भोजन देना है। भोजन मीन्स कि ये नहीं, अभी भी फल और सब्जियां, पहले शुरुआत में फल और सब्जियां भी नहीं देनी है, कच्चे सलाद भी नहीं देने, फल भी नहीं देना, केवल रसाहार देना। केवल रसाहार ही उस समय काम करेगा, क्योंकि वो खून में डाइजेस्ट हो जाएगा, कुछ खून की ताकत बढ़ेगी, नर्व की ताकत बढ़ेगी, अंदर के कुछ बिगड़े हुए काम बनेगा जाए शुरुआती दौर में। मंद रोग में आने पर थोड़ा बहुत पसीना वगैरह आने लग जाएगा, मतलब वाइटल पावर एनर्जी कुछ रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। और फिर जब उसके बाद एक्यूट आ जाएगा, एक्यूट यूटर्न तो उसको लेना ही है, स्टेजेस वापस जैसे आप गए भी हो, एक्यूट से मंद में, मंद से मारक में, तो फिर आप उल्टी दिशा में लौट के जब आओगे तो उस समय क्या बनेगा, फिर जुकाम बुखार, तो टोटल उपवास करना है। पहले में तो आसन्न उपवास था, दूसरे में फिर पार्शियल फास्टिंग थी, और तीसरे वाले स्टेज में हमने उल्टे ढंग से आए, अपने स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाते बढ़ाते एकदम एक्यूट। एक्यूट माने अब ठीक है, अब समझ लो कि वो मामला क्लियर हो गया, अब आप निरोगी हो सकते हैं, स्वास्थ्य का स्तर कुछ बढ़ा है, तो ये सब बातें बनेंगी। और फिर आप धीरे धीरे करके, लेकिन 8-10 महीने भी लग सकते हैं, तो धीरज और समय, हमेशा ये दो चीज, क्योंकि प्रायश्चित करना है। अब हमने जो गलतियां बहुत करी हैं, ताकत बहुत घटी है, लीवर इतना डैमेज हो चुका है गलत तरीके की सोच और खान पान से, तो वापस आने में फिर समय तो लगेगा ही, यूटर्न लेंगे। अब इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं कि ऐसे रोगियों को हल्की मालिश की जा सकती है, किसी दूसरे से मालिश नहीं करवाना है, घर का कोई व्यक्ति कर सकता है या खुद करें। किस लिए करनी है मालिश? मालिश इसलिए करने की कुछ थोड़ा सा खून स्टिमुलेट हो, नर्व स्टिमुलेट हो, इसके लिए हल्की आप मालिश कर लें। मालिश का प्रयोग, मालिश से भी ज्यादा अच्छी बात है कि कोई फेदर मिल जाए या कुछ हो, तो उस समय आप उसको लेकर जैसे ये नीम की पत्तियां हो या किसी कबूतर के पंख हो, तो उससे थोड़ी सी ऐसे चुनचुनाहट, टिकलिंग कर लें। टिकलिंग पूरे शरीर के ऊपर इस तरह से अगर करेंगे तो उससे भी वही बात बनेगी, बैठे बैठे ये सब काम करने पड़ेंगे, या कोई दूसरा अगर नहीं कर सकते तो सपोर्ट लेके करें, तो पूरे शरीर में एक तरीके से थोड़ा सा खून जो दौरा चल रहा है वो ठीक चलने लगेगा और काम बनेगा। और उससे भी प्रमुख बात है मानसिक आराम देने के लिए, क्योंकि कोई काम अभी है नहीं, मन में एक ही व्यथा है, तो उस समय अगर भगवान का स्मरण करें, है ना, नाम स्मरण भेज जात नश्यंती सकला रोगा, सत्यम सत्यम विद्या, ये आता है ना कि गोविंद क्या ऐसे करके एक श्लोक आता है। तो उस समय आप अपने अपने धर्म के अनुसार, जैसे मेडिटेशन करते हो या कुछ करते हो, भगवान का नाम लें, क्योंकि उससे हमारे मन की ताकत, मन को ऊर्जा बहुत मिलती है, ठहराव आता है, विश्वास जागता है। ये तो आमतौर से भी करना चाहिए, क्योंकि नेचर की ओर का संबंध आध्यात्मिकता से भी जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की ओर अपना तवज्जो रखता है, उसके लिए तो ये रामबाण है बहुत जल्दी उसको, क्योंकि उसका मन शांत होता है। मन शांत होना बहुत जरूरी है। छोटा रोग हो, बड़ा रोग हो, लंबा रोग हो, हर में अगर मन शांत नहीं है तो काम नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आप करें, टिकलिंग वगैरह करने लाभ हो जाएगा। स्नान के समय भी, कभी स्नान नहीं भी होगा, कभी स्नान कर पाएंगे, थोड़ी हल्की हल्की छोटी छोटी सी मालिश, हल्की हल्की मालिश करके अपने को पानी में सामान्य पानी से कभी कभी नहा लें, किसी दिन पोंछ लें शरीर को। और उसके अलावा फिर सूर्य स्नान लेने के लिए कम कपड़े पहनकर सूर्य स्नान ले। कई सारी ऐसी बातें हैं जिनको अगर हम अपने लाएंगे इस्तेमाल में तो काम बनेगा, और हम अपने मारक रोगों को भी दूर कर सकते हैं।